कि हमारे साथ हमारे एक 15-16 बच्चों की एक टीम है जो इस प्लीज़ 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 ये जो 15-16 बच्चों की टीम हमारे साथ है बहुत ही लेबोरियस है, बहुत ही हार्ड वर्किंग ये बच्चे हैं और देश के कोने कोने से ये बच्चे जुड़े हुए हैं। और हम लोग इसके पहले भी चरक चिकित्सा पढ़ चुके हैं, लगभग चरक चिकित्सा हम लोगों ने समाप्त कर लिया है और इस समय हम लोग सूत्र स्थान स्टार्ट किए हैं चरक का। तो उसी कड़ी में ये अगला लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और हम लोगों ने सामान्य और विशेष की बात की थी और सामान्य विशेष सिद्धांत के पश्चात आगे हम लोग बात करेंगे आज त्रिदंड की बात करेंगे। श्लोक नंबर 46। बच्चा लोग मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। हम्म? नो सर। यहाँ तो हम लोग पॉज भी नहीं कर सकते, यहाँ पे कंटिन्यू चलेगा, थोड़ा बहुत एरर होता रहेगा, मिस्टेक होता रहेगा, वो सब परिस्थितियाँ कोई मायने नहीं रखती हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सत्व आत्मा शरीरम च त्रयमेव त्रिदंडवत। सत्व आत्मा और शरीर, सत्व यानी मन की बात कर रहे हैं, आत्मा और शरीर, इन तीनों को एक साथ जो है त्रिदंड कहा है, SAS। ठीक है ना? तो ये सैस जो है ये डंडे का काम करता है, तो इसको हम लोग इस तरीके से याद करते हैं। तो सत्व आत्मा और शरीर ये त्रिदंड है। ठीक है ना? और याद रखिएगा, लिख लीजिएगा आयुर्वेद का अधिकरण, वहीं ऊपर लिखिएगा आयुर्वेद का अधिकरण त्रिदंड या इसी को पुमान कहते हैं। पुमान, प में छोटा हो की मात्रा पुमान। कहाँ से बता रहे हैं? बताते हैं। अगला श्लोक जैसे कि 47, स पुमान चेतनम तच्च तच्च अधिकरणम स्मृतम। मिला 47 श्लोक। श्लोक नंबर 47 नीचे देखिएगा, आयुर्वेद का अधिकरण उस सत्व आत्मा शरीर यानी कि जो हम त्रिदंड कह रहे हैं उसी को पुमान भी कहा जाता है और ये आयुर्वेद का अधिकरण है। यानी सत्व आत्मा शरीर को आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण यानी चिकित्सा का विषय कहा जाता है। तो 46, 47 बोथ श्लोकास आर वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिएगा 46 का जहाँ विमर्श हो रहा है वहीं 5वीं लाइन देखिएगा, षड धातव समुदिता लोक इति शब्दम लभन्ते। चरक शारीर 5 का ये श्लोक है। चरक शारीर 5 का है, षड धातव समुदिता लोक इति शब्द लभन्ते। तो हमने आपको यहाँ पे सत्व आत्मा शरीर यानी त्रिदंड, इसी को पुमान कहते हैं और यही जो है पुमान या त्रिदंड जो है आयुर्वेद का, आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण है। आगे हम लोग बात करेंगे द्रव्य की। ठीक है ना? द्रव्य की बात करेंगे हम लोग। तो आप देखिएगा नेक्स्ट पेज देखिए, खादिन्यात्मा मनः कालो दिशस्त्र द्रव्य संग्रह। ऊपर लिख लीजिएगा क। अगर एक एक वर्ण की अगर बात करें हिंदी के वर्ण की, तो क का अर्थ होता है जल, क का अर्थ होता है जल, ख का अर्थ होता है आकाश, ख का तात्पर्य होता है आकाश या अभ्रक, अभ्रक को भी आकाश का ये ख कहा जाता है। जो लोग लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं बच्चा लोग, अगर कोई दिक्कत होगा तुरंत बोलिएगा, ऐसा नहीं कि लाइव चल रहा है तो आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। हाँ, क का मतलब जल, ख का मतलब आकाश या अभ्रक, च का मतलब होता है पित्त, च पित्त के लिए आता है, च से चम्मच, च से चम्मच पित्त के लिए आता है। और मायु, आयु नहीं मायु भी पित्त के लिए आता है। च का मतलब मायु, पित्त, लिख लीजिएगा च पित्त मायु। आगे हम लोग बात करते हैं द्रव्य गणना की बात। श्लोक नंबर 48 देखिएगा, खादिन्यात्मा, तो ख उसके बाद आदि लगा हुआ, संधि विच्छेद करें, ख आदि। तो ख मतलब हमने ऊपर क्या लिखा है आपको? आकाश। तो ख आकाश के लिए आया, तो आदि का मतलब अन्य चार महाभूत।
तो आदि में अन्य 4 महाभूत आकाश के साथ साथ वायु अग्नि सॉरी आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये सारे के सारे महाभूत, अगर पांचों महाभूत की बात करते हैं, साथ ही साथ आत्मा, मन, काल और दिशा, 5 और 4 कितने हो गए 9। क्या बोलते हैं इनको? कारण द्रव्य। याद रखिएगा, कारण द्रव्य कहा जाता है इनको। अगला हाफ इंपॉर्टेंट है, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। सेंद्रियम जो चेतन है उनको सेंद्रिय द्रव्य, इंद्रिय द्रव्य, और जिनमें अचेतन या जो अचेतन है उनको निरेंद्रिय द्रव्य कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा एक चार्ट बना होगा, उस चार्ट की बात अगर हम करें, पुरानी किताब में पेज नंबर 20 पे एक चार्ट बना होगा, कार्य द्रव्य की बात करते हैं। मतलब उस 48 श्लोक की अगर हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट हाफ है वो कारण द्रव्य और अगला जो हाफ है वो कार्य द्रव्य का है। यानी कार्य द्रव्य के 2 भाग हो गए, चेतन और अचेतन। चेतन भी जो होता है एक बाह्य चेतन हो गया, एक अंतः चेतन हो गया। चेतन के भी 2 पार्ट किए, एक बाह्य चेतन और दूसरा अंतः चेतन। बाह्य चेतन कितने प्रकार का है? बाह्य चेतन जांगम को बोल रहे हैं। देखिएगा जांगम, तो जरायुज, अंडज, स्वेदज और औद्भिज, ये 4 पार्ट उसके बता दीजिएगा। वहीं लिख देगा चतुर्विध भूतग्राम। चतुर्विध यानी 4, चतुर्विध भूतग्राम, चतुर्विध भूतग्राम। सर ये तो सुश्रुत में था ना? मैं बता देना चाहता हूँ कि आयुर्वेदा की क्लासेस फेसबुक पे लाइव चल रही हैं और बीएमएस के बच्चों के लिए है, तो बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं पढ़ने के लिए। डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में क्लासेस चलेंगी और क्लास की अन्य सूचनाएं हम अपने पोस्ट में करते रहेंगे। आयुर्वेदम आरोग्य मंत्रा के फेसबुक पेज पे ये क्लासेस रेगुलर चलेंगी। तो चतुर्विध भूतग्राम लिख लीजिएगा। सुश्रुत ने जरायुज, अंडज, स्वेदज और औद्भिज को चतुर्विध भूतग्राम कहा है। हम लोग सुश्रुत में पढ़ेंगे, सुश्रुत संहिता में, कि चतुर्विध भूतग्राम क्या है। यही जरायुज, अंडज, स्वेदज और औद्भिज। तो चाहे बहिरंतर चेतन द्रव्य की बात करें, इसी को जांगम द्रव्य कहा गया है, और सुश्रुत ने इसी को चतुर्विध भूतग्राम संज्ञा दी है। दूसरा है अंतश्चेतन। अंतश्चेतन जिसको हम औद्भिद भी कह रहे हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। तो वनस्पति के नीचे छोटा सा लिख लीजिए, केवल फल। वनस्पति जिनमें केवल फल आते हैं, वनस्पति जिनमें केवल फल आते हैं। विरुद्ध में लिख लीजिएगा लता। विरुद्ध क्या बोलते हैं हम लोग? लता को बोलते हैं, जो क्लाइंबर टाइप के होते हैं, या लता कह सकते हैं उसको, विरुद्ध लता। वानस्पत्य के नीचे लिख लीजिएगा, वानस्पत्य को सुश्रुत ने वृक्ष कहा है। वानस्पत्य को सुश्रुत ने वृक्ष कहा है। और वानस्पत्य क्या हुआ? जिसमें फल और फूल दोनों आते हैं। वानस्पत्य में फल, अभी हमने आपको वनस्पति कहा, वनस्पति और वानस्पत्य में यही अंतर है। वनस्पति में केवल फल आता है और वानस्पत्य में फल के साथ में पुष्प भी आते हैं। तो जिसमें दोनों आ रहे हैं वो वानस्पत्य हो गया, और इसी वानस्पत्य को सुश्रुत ने वृक्ष संज्ञा दी है। फिर चौथा लिखा हुआ है औषध। लिख लीजिएगा वहीं पे, फल पकने पर नष्ट हो जाते हैं। फल पकने पर नष्ट हो जाते हैं। फल पकने पर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ द्रव्य का वर्गीकरण, कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य 9 हुआ, ख आदि, पंच महाभूत, फिर मन, काल, दिशा और आत्मा, इन 9 को मिला के कारण द्रव्य कहा गया। बाकी चेतन और अचेतन भेद से कार्य द्रव्य बताया गया है 2। फिर इनके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया। चतुर्विध भूतग्राम बताया, वनस्पति किसे कहते हैं, वानस्पति किसे कहते हैं, विरुद्ध क्या है और औषध क्या है। ये हम लोग जब डिटेल द्रव्य गुण पढ़ेंगे ना फर्स्ट पेपर, तो वहाँ पे हम आपको जब द्रव्य प्रकरण पढ़ाएंगे तब डिटेल में बताएंगे। फिर इसके बाद सार्था गुरुवाद योग। अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ सार्था लिखा है, अगले श्लोक की बात कर रहे हैं, सार्था के ऊपर लिखिए 5।
सार्था के ऊपर लिखेगा 5, गुरुवादयो के ऊपर लिखेगा 20। नीचे आइएगा, देखिएगा जहां अर्थ लिखा हुआ ब्रैकेट में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 को सार्था गुण कहा गया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 जो है सार्था गुण कहा गया है इनको, अर्थ गुण है ना, अर्थ के साथ। फिर इसके बाद गुरुवादी गुण कितने होते हैं? 20 हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। गुरुवादी गुण कौन से होते हैं? नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, अगर पुरानी किताब है 21 पेज पे बिल्कुल नीचे विमर्श में देखिएगा, गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण, एकदम लास्ट लाइन देखिए आया है, गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सुसूक्ष्म विचिदा विंशति सह विपर्यया। ये भागवत सूत्र 1 का एक श्लोक लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 10 लिख के बाकी 10 इसके विपरीत हो जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये हुए गुरुवादी गुण 20, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और बुद्धि, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और बुद्धि, ठीक है ना। इनको भी कहा गया है आत्मीय गुण है। ये देखिए विमर्श में चौथी लाइन लिखा होगा, 5वीं लाइन, ये आत्म गुण है। सुख दुख इच्छा, सुख से आप याद करिए, सुख से स्टार्ट करिए, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और बुद्धि को लास्ट में पढ़िए। तो ये 6 जो हैं ये आत्म गुण कहते हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और बुद्धि। तो लिखिएगा जो हम बोल रहे हैं, थोड़ा नोट करिएगा ऊपर, सार्था या इंद्रिय गुण, सार्था या इंद्रिय गुण 5, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हुए सार्था या इंद्रिय गुण, इसको बोलते हैं। आप देखेंगे विभिन्न महाभूतों के ये गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द किस महाभूत का है? आकाश। आकाश का। स्पर्श वायु का है, रूप किसका है? तेज का है, अग्नि महाभूत का। गंध किसका है? पृथ्वी का है। ये सारे के सारे महाभूत वाले जो हैं इनको हम लोग सार्था या इंद्रिय गुण कहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर इसके बाद बात आती है गुरुवादि गुण, इसी को शारीरिक गुण भी कहा जाता है। गुरुवादि गुण या शारीरिक गुण, इनकी संख्या है 20। फिर देखिएगा परादे, लास्ट वर्ड श्लोक में है परादय, वही लिखिएगा 10। परादि गुण कितने होते हैं? 10। कौन कौन से आए हैं देखिएगा, परादि या सामान्य गुण, यानी परादि गुण को सामान्य गुण भी कहा जाता है। परादि गुण का दूसरा नाम क्या है? सामान्य गुण। संख्या में 10 हैं। कौन कौन से हैं? परापरत्य युक्तिश्च संख्या संयोग एवं च विभागश्च पृथकत्वं च परिणामं तथापि च। मिला? संस्कारो अभ्यास इति गुणा प्रोक्तः परादय। चरक सूत्र 26 में हम लोग इसको पढ़ेंगे। जब चरक सूत्र 26 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में, परादि गुण के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये 10 परादि गुण जो हैं आप यहाँ से इसको याद करेंगे। परापरत्व युक्ति से पदार्थ विज्ञान में भी आपको पढ़ाया गया होगा। ये परादि गुण आपको पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ाया गया है। तो जो आत्मगुण कितने बताए हमने? आत्मगुण 6, सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न और बुद्धि, वो आत्मगुण या आध्यात्म गुण 6 होते हैं। इसी को आत्मगुण या आध्यात्म गुण भी कहा जाता है। कॉपी में लिखिएगा, कॉपी में लिखिए। चक्रपाणी के अनुसार गुण 3 प्रकार के हैं। चक्रपाणी के अनुसार गुण 3 प्रकार के हैं। सामान्य गुण, पहला लिखिएगा सामान्य गुण। सामान्य गुण 2 एरो बनाइए इस पे। सामान्य गुण पे 2 एरो बनेगा। पहले एरो पे लिखिएगा गुरुवादी। गुरुवादी
सामान्य गुण, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी सब बताएंगे। सामान्य गुण पे 2 एरो, पहले पे लिखे गुरुवादी गुण, इसी के आगे लिखिएगा शरीर गुण, गुरुवादी गुण को ही लिखिएगा डैश करके, शरीर गुण, शरीर गुण ऑब्लिक द्रव्य गुण, द्रव्य गुण ऑब्लिक चिकित्सीय गुण, ऑब्लिक चिकित्सीय गुण। तो हमने 3 नाम बताया इसके गुरुवाद के, शरीर गुण, द्रव्य गुण, चिकित्सीय गुण। कितने होते हैं? 20। दूसरे एरो पे लिखिएगा परादि, दूसरे एरो पे लिखिएगा परादि ऑब्लिक यौगिक गुण, यौगिक गुण ऑब्लिक चिकित्सा सिद्धि उपाय, चिकित्सा सिद्धि उपाय। यानी कि पराद गुण के 3 नाम कौन कौन से हुए? पराद तो हुआ ही, यौगिक गुण हुआ और चिकित्सा सिद्धि के उपाय। ध्यान दीजिएगा, चिकित्सीय गुण गुरुवादी गुण को हैं, गुण को कह रहे हैं, और चिकित्सा सिद्धि के उपाय जो है वो परादि गुण है। तो दोनों में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन देखना है क्या पूछ रहा है, चिकित्सा सिद्धि के उपाय पूछ रहा है कि चिकित्सीय गुण पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। तो चिकित्सा सिद्धि के उपाय हो गए 10। वहीं लिखिएगा कणाद हेमाद्रि ने, कणाद हेमाद्रि ने पराद गुण 7 बताए। पराद गुण 7, कणाद हेमाद्रि के अनुसार पराद गुण 7 हैं, पराद गुण 7। 3 कौन से नहीं बताए हैं? 10 तो चक्रपाणी के हम लोगों ने पढ़े, चरक के पढ़े, वो 3 कौन से हैं जो इन्होंने नहीं माने हैं? लीजिएगा 10 माइनस यस YAS, 10 माइनस YAS, Y फॉर युक्ति, A फॉर अभ्यास और S फॉर संस्कार। युक्ति, अभ्यास और संस्कार, ये 3 नहीं माने। किसने? एक कणाद हेमाद्रि, ठीक है ना। तो युक्ति, अभ्यास और संस्कार, यश जो है YAS, ये 7 ही गुण माने हैं परादि गुण हेमाद्रि ने। फिर इसके बाद लिखिएगा न्याय ने 8 परादि गुण, न्याय दर्शन के अनुसार परादि गुण 8, न्याय दर्शन के अनुसार परादि गुण 8। 10 माइनस युक्ति अभ्यास, 10 माइनस युक्ति एवं अभ्यास, 10 माइनस युक्ति एवं अभ्यास। ठीक है। फिर लिखिएगा दूसरा नंबर, पहला सामान्य गुण हुआ, दूसरा लिखिएगा आध्यात्म गुण या आत्मिक गुण। पहला हमने आपको सामान्य गुण 2 एरो बनवाया, गुरुवादी और परादी, सबके अलग अलग नाम बताएं। फिर हमने आपको हेमाद्रि के अनुसार 7, न्याय के अनुसार 8 बताया। दूसरा पॉइंट डालिएगा आध्यात्म गुण या आत्मिक गुण, आध्यात्म गुण या आत्मिक गुण 6 लिख डालिए, वही सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और बुद्धि, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और बुद्धि। लिखिएगा उसी में एक पॉइंट और, योगेंद्र नाथ सेन के अनुसार, योगेंद्र नाथ सेन के अनुसार आत्मगुण 7, आत्मगुण 7। बच्चा लोग समझ में आ रहा है? यस सर। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा? नहीं। एक सेकेंड में हेडफोन लगा दूँ। ईयरफोन सर, हाँ सर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं आप? हाँ बताओ। सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। कोई ज़रूरत नहीं है ना, फेसबुक से रिकॉर्ड कर लेंगे ना, बाद में डाउनलोड हो जाता है, इसीलिए नहीं कर रहे। फेसबुक पे लाइव चल रहा है, वहाँ से बाद में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके सर। म्यूट कर लीजिए। तो इंद्रिय गुण, सॉरी हम लोग पढ़ रहे थे योगेंद्र नाथ सेन के अनुसार, म्यूट कर लीजिए किसी का अनुसार, योगेंद्र नाथ सेन के अनुसार आत्मगुण 7 है।
लिखिएगा 6 प्लस 6 तो यही हो गए, सुख दुख इच्छा देश प्रश्न बुद्धि। और 7वां है मनार्थ लिखेंगे उसको, मनार्थ ब्रैकेट में लिखिएगा। योगेंद्र नाथ सेन ने कुल 42 गुण बताए, कुल 42 गुण, कुल 42 गुण। फिर तीसरा पॉइंट डालिएगा इंद्रिय गुण या सार्था गुण, इंद्रिय गुण या सार्था गुण या वैशेषिक गुण। तो 3 नाम हमने बताया, इंद्रिय, सार्था, वैशेषिक या विशिष्ट गुण। 4 नाम हो गए। किसी भी नाम से पूछेगा आंसर लगेगा 5, चाहे वो इंद्रिय गुण हो, चाहे सार्था गुण हो, चाहे वैशेषिक गुण हो, चाहे विशिष्ट गुण हो, वही पंचमहाभूत वाले शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, लिखिएगा। इस प्रकार आचार्य चरक के अनुसार गुणों की संख्या हो गई। चरक के अनुसार गुण लिखिएगा डैश करके 20 + 10 20 + 10 + 6 + 5 20 + 10 + 6 + 5 = 41। यानी चरक के अनुसार कितने गुण हो गए? 41। जब कोई क्वेश्चन पूछना रहे तो अनम्यूट करो, चलेगा। दोबारा अगर अनम्यूट किसी ने किया तो हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए। बिना मतलब के बीच में प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। तो चरक के अनुसार गुणों की संख्या हो गई 41, 20 गुरुवादी, 10 परादी, 5 इंद्रिय गुण हो गए और 6 आत्मीय गुण या आध्यात्मिक गुण हो गए। इस प्रकार 41। योगेंद्र नाथ सेन के अनुसार यही 41 प्लस मनार्थ। योगेंद्र नाथ सेन के अनुसार 41 प्लस मनार्थ कितना हो गए? 42। फिर लिखिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा वहीं पे, वैशेषिक दर्शन ब्रैकेट में कणाद, वैशेषिक दर्शन ब्रैकेट में कणाद, गुण 17, गुण 17 लिखिएगा। 7 परादि गुण, अभी हमने आपको ऊपर लिखाया, 7 परादि गुण, 6 आत्मीय गुण, 7 परादि गुण, 6 आत्मीय गुण, 6 आत्मीय गुण प्लस स्पर्श रूप रस गंध। शब्द को छोड़ के 4 लिख डालिए, शब्द को छोड़ के 4 इंद्रिय गुण लिख डालिए। स्पर्श रूप रस गंध शब्द नहीं है। आप काउंट करिएगा, 7, 6, 13 और 4 17। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण की संख्या आपने पदार्थ में भी पढ़ा होगा, कितने होते हैं? 17 गुण होते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा, न्याय दर्शन के अनुसार 24 गुण, न्याय दर्शन 24 गुण। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्लस 8 परादि गुण, 8 परादि गुण प्लस 6 आत्मगुण, 6 आत्मगुण। कितने हो गए? 8, 5, 13 और 6 19। बचे कितने? 5। गुरुत्व, द्रवत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। ये हुए न्याय दर्शन के अनुसार 24 गुण, 8 परादि गुण, 6 आत्मीय गुण, ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 जो हुए इंद्रिय गुण प्लस गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, धर्म, अधर्म।
अगला लिखिएगा, प्रशस्त पाद किस दर्शन के टीकाकार हैं? प्रशस्त पाद किसी को पता है? वैशेषिक। हाँ, वैशेषिक के टीकाकार हैं। प्रशस्त पाद ब्रैकेट में वैशेषिक दर्शन के टीकाकार, प्रशस्त पाद ब्रैकेट में वैशेषिक दर्शन के टीकाकार। गुण 24 न्याय की तरह, गुण 24 न्याय की तरह, यानी न्याय दर्शन के समान ही प्रशस्त पाद ने भी बताया। यानी टीकाकार हैं वैशेषिक के, लेकिन ये भी क्या कह रहे हैं? न्याय का ही समर्थन कर रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है, आदि भौतिक गुण। आदि भौतिक गुण लिखिएगा, सामान्य गुण प्लस, सामान्य गुण प्लस इंद्रिय गुण या इंद्रियार्थ। सामान्य गुण प्लस इंद्रियार्थ कितने हो गए? बताओगे कोई? सामान्य गुण प्लस इंद्रियार्थ कितना हो जाएगा? सर 35। हाँ, सर 30 35 हाँ, 20 10 30 और 5 35, यानी सामान्य गुण प्लस इंद्रियार्थ को मिला के आदि भौतिक गुण कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा, भदंत नागार्जुन, भ से भालू, भदंत नागार्जुन 10वीं सदी, भदंत नागार्जुन 10वीं सदी के अनुसार कर्मण्य गुण की संख्या 10, कर्मण्य गुण संख्या 10, कर्मण्य गुण की संख्या 10। कौन कौन से हैं? चरक के अष्टविध वीर्य, चरक के अष्टविध वीर्य प्लस, वो बताएंगे जब हम लोग द्रव्य गुण वाला लास्ट के चैप्टर पढ़ेंगे, सूत्र स्थान के 26-27, तो वहाँ डिस्कस करेंगे कौन से अष्टविध। तो GSSM GSSV वहाँ पर ट्रिक बताएंगे। अभी जो चल रहा है उसी को चलने दीजिए, क्योंकि इसी में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चरक के अष्टविध वीर्य प्लस विशद एवं पिक्षिल, विशद एवं पिक्षिल। अगला हेडिंग डालिएगा, लौकिक कर्म, लौकिक कर्म, लौकिक सर लास्ट पर रिपीट कर दीजिए। विशद एवं पिक्षिल, विशद एवं पिक्षिल। यानी अष्टविध वीर जो हम लोग पढ़ेंगे, वो 8 वीर जो बताए गए हैं एक तरीके से, वो भी गुण ही हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे वो भी एक तरीके से गुण ही हैं। और विशद और पिक्षिल, तो ये 8 और 2 10 हो गए। भदंत नागार्जुन के अनुसार ये कर्मण्य गुण हो गए 10। अगला हेडिंग हमने बोला लौकिक कर्म 5 होते हैं, पढ़ा है आपने पदार्थ में, अभी आपको याद आ जाएगा। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, पढ़ा है इसको कभी? लिखिएगा, लौकिक कर्म 5, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण एवं गमन। फटाफट सबकी संख्या लिख डालिए गुणों की। आकाश के 6 गुण, आकाश 6 गुण। अब सबकी संख्या पदार्थ विज्ञान से एक बार देख लीजिएगा, कि हम लोग चरक पढ़ रहे हैं सूत्र स्थान, तो हम लोग विषय पे ही रहेंगे। हालांकि ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन ये जानना आवश्यक था। आकाश 6, वायु 9, अग्नि 11, आकाश 6, वायु 9, अग्नि के 11 गुण होते हैं। जल और पृथ्वी 14 14, जल और पृथ्वी के 14 गुण होते हैं। ठीक है, फिर लिखिएगा मन के 8, मन 8, ईश्वर 8, मन और ईश्वर 8, मन एवं ईश्वर 8। काल एवं दिशा के 5 गुण, काल एवं दिशा 5 गुण, काल एवं दिशा 5 गुण। आत्मा चरक 22, सुश्रुत 16। आत्मा के गुण चरक के अनुसार 22,
चरक 22, सुश्रुत 16। फिर लिख लीजिएगा मन, मन की संख्या 1 गुण 2। मन की संख्या 1, मन की अगर संख्या की बात करें तो 1 गुण 2 होते हैं अणुत्व और एकत्व। अणुत्व और एकत्व। एकत्व। मन के गुण 2 अणुत्व एकत्व। एवं एकत्व, और भेद 3 होते हैं सात्विक, राजस और तामस। मन के भेद अगर बात करेंगे तो 3, सात्विक, राजस और तामस। ये कुछ गुण के बारे में था। बाकी जब हम लोग 26-27 चैप्टर पढ़ेंगे द्रव्य गुण प्रकरण, तो वहाँ पे आपको कुछ और बातें हम वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो 49 श्लोक देखिएगा, बुक में आ जाइएगा। 49 श्लोक, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। मिला? ये प्रयत्न की परिभाषा चरक ने दिया हुआ यहाँ पे। कर्म का लक्षण, प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा को कर्म कहते हैं। विमर्श की तीसरी लाइन अभी हमने आपको लिखा है, लौकिक कर्म कणाद के अनुसार उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये लौकिक कर्म, वहीं लिख लीजिएगा लौकिक कर्म। लौकिक कर्म ये कणाद के अनुसार जो है लौकिक कर्म होगा। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, 50 नंबर श्लोक। हमने कल जब बात किया था, स्टार्ट किए थे, तो हमने बताया था पंचमहाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते। क्या आया था? बात किया था हम लोगों ने। समवाय का मतलब होता क्या है? जहाँ पे अलगाव न हो, एक जुड़ाव हो, क्योंकि जहाँ पे अलगाव हो जाएगा वहाँ समवाय नहीं होगा। समवायो अपृथक भाव हो, उसको संधि विच्छेद करेंगे तो अ लगा हुआ है, अपृथक भाव, यानी कि पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का अपृथक भाव ही समवाय माना जाता है। नित्य है, क्योंकि जहाँ द्रव्य रहता है वहाँ समवाय संबंध से गुण अवश्य रहता है। हम जानते हैं कि गुण किसी द्रव्य के ही आश्रित रहता है। अगर हमको एक द्रव्य मान लिया जाए तो हमारा जो गुण है, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, वो हमारे शरीर यानी इस द्रव्य के ही निहित हैं। अगर द्रव्य को हटा दिया जाए तो गुण की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो जो हम कहते हैं ना, यत् राष्ट्र कर्म गुणा कारणम समवायी यत् द्रव्यम। द्रव्य क्या है? जिसके आश्रित यत् राष्ट्र कर्म गुणा, कर्म और गुण आदि होते हैं, उसी को हम लोग द्रव्य कहते हैं। यानी कि गुण और कर्म ये सभी किसके आश्रित होते हैं? द्रव्य के ही आश्रित होते हैं। द्रव्य रहेगा तभी गुण होगा, तभी कर्म होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यह जो होता है समवाय संबंध नित्य होता है, और इसी समवाय संबंध से द्रव्य का और गुण का संबंध रहता है। जो हमने शब्द बोला है सही बोला है। समवायो अपृथक भाव, इसको अंडरलाइन करिए। समवायो अपृथक भाव, इसको अंडरलाइन करिएगा। सनित्यो, नित्य को अंडरलाइन करिएगा, नित्य को अंडरलाइन करिएगा। फिर लिखा हुआ कभी भी द्रव्य में गुण अनिश्चित नहीं रहता, अर्थात निश्चित ही रहता है। द्रव्य में गुण निश्चित ही रहता है, उसको अंडरलाइन करिएगा। फिर नीचे देखिए विमर्श में आइएगा, 6वीं-7वीं लाइन, वैशेषिक दर्शन में। मिला? ये हम लोग पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं। जब वहाँ पे समवाय की परिभाषा पढ़ाई जाती है तो वहाँ पे अयुक्त सिद्धा नाम, आधार या आधारभूता नाम, यह संबंध कि हेतु प्रत्यय अहेतु ससमवाय। तो ये समवाय की परिभाषा है वैशेषिक दर्शन के अनुसार, अर्थात आधार और आधेय भाव से अयुत सिद्ध। अयुत सिद्ध को वही अपृथक भूत कह रहे हैं। जो संबंध इस ज्ञान का कारण है वह समवाय है। आपको अयुत सिद्धा नाम की परिभाषा याद करनी है समवाय के लिए।
और सबसे छोटा सा जो चरक ने बताया है समवायो अपृथक भाव, समवायो अपृथक भाव। अपृथक भाव मतलब जहाँ पे अलगाव न हो। जिस दिन पंच महाभूत शरीरी समवाय, जहाँ पे समवाय संबंध विच्छेद होता है, उसी दिन वह पुरुष यानी शरीर जो होता है मृत शरीर में बदल जाता है। पंच महाभूत अलग और शरीर यानी आत्मा अलग। तो समवाय को बस इतना याद रखिए कि जहाँ पे अलगाव ना हो, जहाँ पे पृथक भाव ना हो, उसको हम समवाय संबंध कहते हैं। एक हमने आपको एग्जाम्पल बताया है पंचमहाभूत शरीरी, पंचमहाभूत का और आत्मा का जो समवाय संबंध होता है। श्लोक नंबर देखिएगा अगले पेज पे, 50 नंबर श्लोक होगा ये। यत रास्ता कर्म गुणा कारणम समवाय यत तद द्रव्यम। द्रव्य की परिभाषा है ये, चाहे परिभाषा कहिए चाहे द्रव्य का लक्षण कहिए, जिसमें कर्म और गुण आश्रित हो, जिसमें कर्म और गुण आश्रित हो, उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्य। यानी जो द्रव्य है उसी द्रव्य के आश्रित ही कर्म और गुण। अगर हम द्रव्य को औषध मान लें, भैषज मान लें, तो उसी द्रव्य के ही आश्रित उसका कर्म होगा और उसका जो है गुण होगा। और हम जानते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसको हम औषध के रूप में प्रयोग न कर सकें। नाना औषध भूतम जगत किंचित द्रव्यम उपलब्धते, चरक सूत्र में हम लोग आगे पढ़ेंगे। 25वें चैप्टर में शायद आता है, नाना औषध भूतम जगत किंचित द्रव्यम उपलब्धते ताम ताम युक्तिमर्थम तम तम अभिप्रेत्य। ये संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम लोग अगर युक्ति पूर्वक प्रयोग करें तो वह औषधि के रूप में कार्य न करे। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब अग्रह प्रकरण वहाँ पे आएगा शायद। तो यत रास्ता कर्म गुणा कारणम समवाय यत द्रव्यम है, कोई द्रव्य है उसी के आश्रित रहता है कर्म, उसका गुण, ठीक है ना, उसी पे आश्रित रहता है कर्म और गुण। आपको यही याद रखना है। और जो कर्म और गुण का समवायी कारण है, जुड़ाव है, उस कर्म का, उस गुण का, उस द्रव्य के साथ एक अपृथक भाव है, यानी समवाय संबंध भी है। तो पूरी परिभाषा याद रखिएगा, यत रास्ता कर्म गुणा कारणम समवायी। अगर समवाय नहीं होगा, अलग अलग रहेंगे, तो आप वहाँ पे उसको जो है नहीं कह सकते कि द्रव्य है या द्रव्य का लक्षण। वहाँ पे समवाय संबंध होना कर्म का और गुण का आवश्यक है। जहाँ पे कर्म और गुण समवाय संबंध से रहेंगे उसी को हम द्रव्य कहेंगे। विमर्श में देखिएगा लगभग 10वीं 11वीं लाइन में आया होगा, यथा क्रिया गुणवत समवायी कारणम द्रव्यम। सूत्र 40 का एक श्लोक मिला कि नहीं? विमर्श में 10वीं 11वीं लाइन में लगभग हो, यथा क्रिया गुणवत समवायी कारणम द्रव्यम। यस सर। उसको अंडरलाइन करिएगा। फिर उसके बाद लिखा द्रव्यम आश्रयम लक्षणम पंचानाम। वैशेषिक दर्शन का है ये, इसको भी अंडरलाइन करिएगा। वैशेषिक दर्शन का है ये। द्रव्यम आश्रयम लक्षणम पंचानाम, द्रव्य के आश्रित लक्षण 5। अब यहाँ पे लक्षण शब्द आया ही है वैशेषिक दर्शन का, तो ऊपर लिख डालिए विश्व लक्षणा गुणा, विश्व लक्षणा गुणा, विश्व लक्षणा गुणा। अगला लिखिएगा परिणाम लक्षणों विपाकः, परिणाम लक्षणों विपाकः, परिणाम लक्षणों विपाकः। अगला लिखिएगा कर्म लक्षणम वीर्यम, कर्म लक्षणम वीर्यम।
कर्म, लक्षणम, वीर्यम, ये सब रस वैशेषिक दर्शन के हैं। वैशेषिक दर्शन में ये जो है ना द्रव्यम, आश्रम, लक्षणम, पंचानम, ये रस, उसको वैद नहीं, र वैद लिखिएगा, र से रस, वै से वैशेषिक, द से दर्शन। तो जहाँ पे लक्षण शब्द आएगा ये सभी रस वैशेषिक दर्शन का है, भदत्त नागार्जुन का। तो जहाँ पे कर्म लक्षण, वीर्यम, परिमाण लक्षण, विपाक, विश्व लक्षण, गुण, जहाँ पे लक्षण शब्द आप देखिए तो भदंत नागार्जुन का या रस वैशेषिक दर्शन का वो रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। एक भाव प्रकाश का लिखा हुआ है, रसादीनाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रय भूतम तद द्रव्यम। मिला बच्चा? भाव प्रकाश लिखा होगा। यस सर। रसादि नाम, अगर हम आदि नाम की बात करें तो जो रस पंचक होता है, जिसको हम आयुर्वेदिक फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं, रस पंचक, रस गुण वीर विपाक प्रभाव, रस गुण वीर विपाक प्रभाव, ये जिसके आश्रित रहते हैं या जिनमें ये निहित होता है, रसादि नाम रस गुण वीर विपाक प्रभाव, जिनमें ये आश्रित होते हैं उसी को हम द्रव्य कहते हैं। तो भाव प्रकाश की भी ये परिभाषा अच्छी है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, इसी में 8-10 लाइन और आगे नीचे आ जाइए, वहां मन गाया अणुत्वम चयकत्वम दो गुणो मनसा स्मृतम। मिला? यस सर। उसको अंडरलाइन करिएगा, इतना आसान नहीं होता है। आपको हम विमर्श में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको छांट छांट के अंडरलाइन कराना, वेरी टिपिकल। और सबसे बड़ी बात कि आप कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, ऑनलाइन एक दूसरे को समझना, समझाना, फिर उसको मार्क कराना। ठीक है, अणुत्वम च एकत्वम दो गुणों मनसा स्मृतो, ये हुआ मन के दो गुण हो गए, अणुत्व और एकत्व। उसी आगे देखिएगा, मन का कार्य चिंत विचार्य ऊह्य ध्येय संकल्प, चिंत विचार्य ऊह्य ध्येय संकल्प, ये 5 जो है मन के कार्य हो गए। पेज पलटिएगा, गुण का लक्षण लिखा हुआ है, गुण का लक्षण लिखा है। अभी हमने आपको भदंत नागार्जुन का बताया, विश्व लक्षणा गुणा। अभी मार्क करिएगा, जब द्रव्य गुण पढ़ेंगे वहाँ एक एक फर्स्ट पेपर जब आपको पढ़ाएंगे गुण के बारे में तो डिटेल बताएंगे। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, जो समवाय संबंध, समवाय आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, जहाँ पे अलगाव की बात न करें, जो अपृथक भाव हो उसको समवाय कहते हैं। तो जो समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो, यानी कि गुण स्वयं अपने आप में कोई चेष्टा नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है। निश्चेष्ट, तो निश्चेष्ट को अंडरलाइन करिएगा। समवाय तो निश्चेष्ट कारणम गुण, और ग्रहण करने में कारण हो उसे गुण कहते हैं, और ग्रहण करने में कारण हो उसे गुण कहते हैं। बिल्कुल नीचे इसी पेज में लिखा, कार्येण कारणेन व सह अस्मिन् अर्थे समवेत सत कारणम समवायी कारणम। मिला? कुछ ऐसा लिखा हुआ है, यथा तन। यस सर। पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है इसको। विमर्श में कुछ बातें लिखी है, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण, जो पूछा जाता है एग्जाम में उसको लिख लीजिएगा। लिखिएगा समवायी कारण, समवायी कारण डैश करके लिखिएगा दोष, समवायी कारण दोष। अगला लिखिएगा असमवायी कारण दोष दूष्य समूर्छना, दोष दूष्य समूर्छना। ये समवायी में हमने बताया दोष, असमवायी दोष दूष्य समूर्छना। और तीसरा लिखिएगा निमित्त कारण, निमित्त कारण, निमित्त कारण में डैश कर लिखिएगा मिथ्या आहार विहार, मिथ्या आहार विहार, मिथ्या आहार और विहार। अभी हम लोगों ने पढ़ा पीछे
दोष दोष समोचना, बहुत से लोग दिमाग में क्या है, तो आपने पढ़ रखा हो पिता नाम है दोषानाम शरीर पर धावताम यत्र संग खबर गुण्या व्याधि तक रोग जाते, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ रखा है। खबर गुण्य दोष दोष समोचना, फिर आपने षडक्रिया काल भी यूजी के स्टूडेंट है तो आपने पढ़ रखा होगा, संचय प्रकोप प्रश्न स्थान संशय, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। कहाँ पे दोष दोष समोचना होती है, ये सब आपको रोग निदान में पढ़ाया गया होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाया तो आपको ये भी क्या होगा जो हम पढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन जब हमारा समय आएगा तब हम पढ़ाएंगे। फिलहाल श्लोक नंबर 52 मार्क करिएगा। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था यत रास्ता कर्मगुणा कारणम समवायी यत तत् द्रव्यम। तो यहाँ क्या है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्याद आपेक्षते। वाइवा में यही पूछा जाता है कि नान्याद आपेक्षते क्या है। एक क्वेश्चन आता है जब हमको सामान्य और विशेष की बात कर रहे हैं, विशेषत्व विपर्यय का क्या मतलब होता है, यूजी में पूछा जाता है। कभी ऐसा क्वेश्चन सुना है? विशेषत्व विपर्यय को एक्सप्लेन करना होता है, ऐसा क्वेश्चन आया होगा, बहुत से लोग के सामने से गुजरा होगा ऐसा क्वेश्चन। वैसे ही पूछा जाता है नान्याद आपेक्षते क्या है, पढ़िए। जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो एवं द्रव्य के आश्रित हो। हमने अभी आपको पीछे पढ़ाया था कि कर्म और गुण किसके आश्रित होते हैं, द्रव्य के आश्रित होते हैं। द्रव्य, यहाँ लिखा है वही द्रव्य के, जो एक साथ संयोग में भी कारण हो और वियोग या विभाग में भी कारण हो एवं द्रव्य के आश्रित हो, उसे कर्म कहते हैं। ये तो कर्म की परिभाषा हो गई। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्तव्य की क्रिया, कर्तव्य करने के लिए हम जो क्रिया करते हैं, यानी अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है। अगर हमको कोई चीज़ आती है तो वो आपको हम नॉलेज दें, वो हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य के निर्वहन के लिए हम जो क्रिया कर रहे हैं इस समय, वो क्या है, कर्म है। यानी कर्तव्य अलग हो गया, क्रिया अलग हो गया और कर्म अलग हो गया। यह कर्म संयोग और विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता, अर्थात कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। कर्म जो होता है न तो वो संयोग की अपेक्षा करेगा, न तो विभाग की अपेक्षा करेगा। कर्म करना है तो सिर्फ और सिर्फ केवल क्रिया की अपेक्षा करेगा। हम अगर एक थोड़ा सा लय से हट के अगर बात करें, हमारे साथ कौन जुड़ रहा है, कौन हमसे अलग हो रहा है, इसका हमारे कर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किसका पड़ेगा, अगर हम अपनी क्रिया को यहीं पे रोक देंगे तो हमारा कर्म किस पे डिपेंड हुआ, कर्म हमारा किस पे डिपेंड हुआ, हमारी क्रिया पे, न कि संयोग पे, न कि विभाग पे। कर्म किसकी अपेक्षा करता है, क्रिया की अपेक्षा करता है। ठीक है, कर्म किसकी अपेक्षा कर रहा है, क्रिया की। तो याद रखिएगा, कर्तव्य से क्रिया कर्म, यानी जो कर्म है वो क्रिया की अपेक्षा करता है, अन्य किसी की अपेक्षा नहीं करता है। अन्य किसी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विमर्श की पहली लाइन, कर्म के दो भेद होते हैं, अलौकिक और परलौकिक। पलटिएगा, एक चार्ट बना होगा गुण और कर्म की अंतर का, गुण और कर्म के अंतर का एक चार्ट बना होगा। उसी चार्ट के नीचे लिखा होगा लौकिक कर्म, मिला? यस सर। 3 प्रकार का लिखा हुआ, सत प्रत्यय, असत प्रत्यय और अप्रत्यय। वहीं लिख लीजिए लौकिक कर्म, कहीं पर 5 प्रकार भी बताया गया है। अब आप ये ढूंढ के हमको बताइएगा कल लौकिक सर बताओ। अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, काहे ढूंढो। सर कड़ाद ने बताए हैं सर। हाँ, गुड। सर उत्क्षेपण, आकुंचन, प्रत्यारोहण, गमन। गुड गुड गुड। आगे देखो, आगे अब यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट शुरू होगा। इति उत्तम कारणम लिखा हुआ है, इति उत्तम कारणम। इस प्रकार जगत के सभी कार्य समूहों के कारणों का निर्देश कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, वहीं लिख लीजिएगा
कि कारण से चरक ने पदार्थ को लिया है। पदार्थ बराबर कारण, पदार्थ बराबर कारण। ध्यान से सुनना हमारी बात को, ध्यान से सुनना हमारी बात को। इति उत्तम कारणम, याद करिए वो लाइन जो हमने कल के लेक्चर में बताया था, SVGDKS, याद आ रहा है? सामान्य, विशेष, जी से क्या था? गुण, डी से क्या था? द्रव्य था, के से क्या था? कर्म था, और लास्ट में समवाय था। समवाय। वो परिभाषा देने के बाद हमने अभी तक समवाय तक पूरी की पूरी बात पढ़ी, सबको एक एक करके पढ़ा, और लास्ट में जब चरक ने ये चरक संहिता लिखी हो तो उनको नहीं पता होगा कि टीकाएं लिखी जाएंगी, बीच में हिंदी भी आ जाएगा। अगर हम सारे श्लोक को एक साथ समाहित कर दें और लास्ट में क्या आएगा? इति उत्तम कारणम, यानी कि जो षड बताए इन्होंने SVGDKS, क्या है? ये कारण है। तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि पदार्थ 6 हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि चरक के अनुसार कारण कितने हैं, तो क्या बताएंगे? 6 होते हैं, और वो 6 कारण यही हैं पदार्थ, SVGDKS। स्टार्टिंग में भी S है, आखिरी में भी S है, सामान्य से स्टार्ट करके समवाय तक ले जाएंगे। सब्जी पढ़िए, चाहे SVG पढ़िए, S फॉर सामान्य, V फॉर विशेष, D फॉर द्रव्य, नहीं G पहले गुण आएगा, फिर D द्रव्य, K कर्म, और लास्ट में समवाय। ये बात हो गई इति उत्तम कारण। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि इति उत्तम कारण क्या आया। अभी तक जो हम लोग उस श्लोक से इस श्लोक तक पढ़ रहे थे, ये सब कारण थे, पदार्थ थे। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। हो गया सर। उसी श्लोक पे जाइए जहाँ पे सामान्य विशेष सब लिखा हुआ है एक साथ, वहीं श्लोक के लास्ट में लिख डालिए इति उत्तम कारणम, जिससे याद रहे कि लास्ट में हम लोग यही पढ़ेंगे, इति उत्तम कारणम। पाँच मिनट कुछ अच्छी बातें करते हैं, फिर इसके बाद हम यहीं पे अपनी बात को विराम देंगे। अगली क्लास कल सुबह होगी। जो फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं लाइव, उनके लिए भी बता दूं, सुबह 8 बजे से क्लास होती है, और किसी आरोग्य मंत्रा के पेज पे होगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी हो, डजन मैटर, कोई फीस चार्ज नहीं, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने तरफ में एक नया एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, हम बस क्रिया करते हैं और वो कर्म हो जाता है। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। जो पढ़ना चाहे आपका स्वागत है, जो डायरेक्ट जूम पे पढ़ना चाहें, हाँ जूम पे बहुत नियम कायदे कानून में चलना पड़ेगा, जो फॉलो कर सके वही जूम पे जोड़ने की हिम्मत रखेंगे, सबको नहीं पढ़ा पाएंगे। हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं बहुत डिसिप्लिन में हैं, और इस तरीके से अगर आप फॉलो कर पाएँ तो आप जूम पे जोड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लिखिएगा, देखिएगा 53 नंबर श्लोक, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजन मिला। हमने आपको बताया था कि अगर चरक का प्रयोजन पूछा जाए, चरक संहिता का, तो वो ये है धातु साम्य क्रिया, ठीक है। अगर आयुर्वेद का प्रयोजन पूछा जाए तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रस मनम च, तो दोनों का प्रयोजन, ये संहिता का प्रयोजन है, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजन। अगर हम स्वस्थ की परिभाषा की बात करें, समदोष समाग्निश सम धातु मल क्रिया, वहाँ पे सभी को साम्य अवस्था में लाने की बात कर रहे हैं। और हमारी चिकित्सा का सिद्धांत भी क्या है? धातु साम्य क्रिया चोकता ही है। नहीं, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवः समा, चरक सूत्र 16 का है। चरक सूत्र 16 में आया है, चिकित्सा प्रवृत्ति में देखिएगा, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातुवः समा, इंद्रियों के द्वारा हमारे शरीर की धातुएं साम्य अवस्था में लाई जाएं, वही जो हम एक प्रयास करते हैं वो चिकित्सा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रयोजन क्या है, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। और इस प्रयोजन का जो चरक कह रहे, जो हम ये पूरी कहानी आगे हम बताने जा रहे हैं, इस पूर्वार्ध की बात करें चाहे उत्तरार्ध की बात करें, सूत्र स्थान से लेकर सिद्धि स्थान तक हम जो बताने जा रहे हैं, हमारा सिर्फ एक उद्देश्य रहेगा कि धातु की साम्यावस्था में लाना, धातु को साम्यावस्था में लाना। क्यों? नीचे देखिएगा, विमर्श में आया है
विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते। इन्हीं चरक का ही सूत्र स्थान 9 का है। सूत्र 9 का ये श्लोक है। विकारो धातु वैषम्यम, विकार क्या है, रोग क्या है, धातुओं का विषम हो जाना। और प्रकृति क्या है, मतलब प्राकृतिक अवस्था में यानी उनका साम्य अवस्था में होना प्रकृति है उनकी। और वह प्रकृति क्या है, साम्यम, उनको साम्य अवस्था में रहना प्रकृति है, यानी निरोग रहना है। तो विकारो धातु वैषम्यम, अगर विकार की बात करें तो धातुओं की विषमता है, और उनका जो है साम्य अवस्था में रहना ये प्रकृति है, यानी निरोग की अवस्था है, स्वस्थ की अवस्था है। थोड़ा सा और आगे देखिएगा, सुख संज्ञकम आरोग्यम, जिससे सुख की अनुभूति हो वो आरोग्य है। जो आरोग्य है, जो निरोगी है, वो हमेशा सुखी रहेगा। और विकारो दुख में वो चल, जो दुखी है वो विकार में, विकार से ही दुख सर होता ये है। बताओ। सर ये चरक और शुष्क का दोनों का है ये? वाग्भट का भी हो सकता है, वाग्भट का भी हो सकता है। ऊपर लिख लीजिएगा, दुख का कारण, दुख का कारण चतुर्विध योग, दुख का कारण चतुर्विध योग। तो विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते, सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख में उच्यते। अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, ऐसा भी कहीं पढ़ा है, पढ़ा है। जो मन के अनुकूल हो उससे सुख मिलेगा, जो मन के प्रतिकूल हो उससे दुख मिलेगा। तो ये भी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो दुख का कारण चतुर्विध योग है। यहाँ पे हम क्लास को इसको समाप्त करेंगे और हम लोग मॉर्निंग में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर मॉर्निंग के टाइम बताएंगे अभी, जस्ट 8 बजे रहेगा। मॉर्निंग की टाइमिंग 8 बजे से है। सर यही कंटिन्यू होगा।